नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। तो क्या संविधान की 75 साल की गौरवशाली यात्रा की चर्चा वाला मंच अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने अपने सियासी फायदे के लिए उसे एक मुसलमानों के नाम कर दिया? आखिर ये आरोप क्यों लग रहा है और इन आरोपों की सच्चाई क्या है, आज उसकी पड़ताल करेंगे। मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आज महाकुंभ सीरीज की अगली कड़ी, और इसमें आपको बताएंगे कि महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौन सी प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है। लेकिन शुरुआत आज की सबसे बड़ी स्टोरी सदन, संविधान और मुसलमान को लेकर चल रहे सियासी प्रपंच पर। कल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। संविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरे होने के मौके पर लोकसभा में आज से 2 दिवसीय बहस की शुरुआत हुई। लोकसभा की कार्रवाई दिखाने वाला जो सरकारी चैनल है संसद टीवी, वो लगातार अपने जो लोअर थर्ड है, निचले हिस्से में, जिसे टीवी की शब्दावली में टिकर कहते हैं, वहां लगातार ये लिख रहा था कि भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा। लेकिन कांग्रेस की वायनाड से नई नवेली जो सांसद हैं प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के चीफ और कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव ने संविधान पर जो चर्चा की, उसमें संविधान का गौरवगान खोजने के लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ सकता है, क्योंकि संविधान की गौरवशाली यात्रा को छोड़कर बाकी हर उस मुद्दे पर दोनों ने चर्चा की जिससे उन्हें अपना वोट बैंक सेट होता दिखाई दे रहा था। यानी इस ऐतिहासिक मौके का इस्तेमाल सरकार पर भड़ास निकालने के लिए किया गया। अखिलेश ने क्या क्या आरोप लगाए और उनमें कितना दम है, उसकी भी पड़ताल आगे करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कांग्रेस की नई सांसद प्रियंका गांधी के भाषण के साथ। विपक्ष की ओर से पहली बार सांसद बनी प्रियंका गांधी संविधान पर बोलने के लिए सबसे पहले खड़ी हुई, लेकिन उन्होंने फौरन ही गियर बदल लिया और मुड़ गई संभल की ओर। उसी संभल की ओर जहां भाई राहुल गांधी के साथ जाने के लिए जब वो निकली थी तो योगी सरकार ने उन्हें बॉर्डर पे ही रोक दिया। सुनिए संभल कांड पर आज प्रियंका गांधी ने संसद में क्या कहा और उसके बाद इसकी राजनीति और इसके मायने दोनों बताएंगे। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। अब सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा, लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। तो प्रियंका गांधी समेत पूरे विपक्ष की बातों में संभल का विलेन वहां की पुलिस है। विपक्षी नेताओं की बातें सुनकर आपको एक बारगी ऐसा लगेगा
कि संभल में 24 नवंबर की सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सारे शांति प्रिय नागरिक संभल में रोज की तरह अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी जालिम यूपी पुलिस वहां पहुंची, उसकी टुकड़ी वहां आई और कुछ नौजवानों को उठाया और गोली मारी। उनकी बातों में वो हिंसा, वो पत्थरबाजी, वो आगजनी, ये सारी बातें कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं दिखेगी जो 24 नवंबर की सुबह सुबह हुआ और जिसकी तस्वीरें पूरे देश को नवभारत ने अपने कैमरे से लाइव दिखाई। विपक्ष के लिए, इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही जिम्मेदार, जबकि किसी भी जांच में, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या आयोग की जांच हो, अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि संभल कांड में मरने वाले पुलिस की गोली के शिकार हुए। वहां जांच में तमंचे और पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने कारतूस जरूर मिले, जिसकी भी जांच जारी है। फिर सवाल यह उठता है कि किस आधार पर देश की संसद के भीतर प्रियंका गांधी यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही है। वैसे यह भी सच है कि देश में कहीं भी किसी भी हिंसा में देश के नौजवानों का मारा जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि उस घटना को सही नजरिए से, सही चश्मे से देखा जाए और सही को सही और गलत को गलत कहा जाए। हर बार सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी के साथ खड़े हो जाना और किसी को कटघरे में खड़ा कर देना, एक ऐसी राजनीति है जिसका बहुत दूरगामी असर होता है और देश को इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो प्रियंका गांधी ने आज सदन में खड़े होकर एक पूरी कहानी बनाई। कहानी ये कि फला आदमी स्कूल से बच्चों को छोड़कर दुकान जा रहा था और पुलिस ने गोली मार दी। बहुत मुमकिन है कि यह सच भी हो, लेकिन सवाल यह है कि प्रियंका के पास किसी की जुबानी बात, जो बात कही गई है, उसके अलावा और कौन सी जानकारी है और कौन से सबूत है कि उन्होंने पूरा टाइम लाइन बता दिया कि कितने बजे क्या हुआ। और अगर है तो फिर पुलिस को जाकर सबूत क्यों नहीं देती। मैं एक और तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। संविधान के हिसाब से बनी अदालत ने सर्वे का आदेश दिया। जिस संविधान पर चर्चा हो रही थी आज सदन में और जिसके गौरवशाली इतिहास को आज याद किया जा रहा था, उसी संविधान के तहत बनी अदालत ने सर्वे का आदेश दिया और उस दिन संवैधानिक नियमों के तहत ही, कानून के तहत ही सर्वे के लिए टीम वहां गई थी, अदालती आदेश का पालन करने के लिए। और उस टीम को जोर जबरदस्ती और हिंसा के बल पर सर्वे से रोकना, उन्हें भगाना, उन पर हमला करना, अगर कुछ वहां असंवैधानिक था तो यह था। खैर, प्रियंका ने संविधान पर चर्चा को अपनी राजनीति साधने का एक मंच बना लिया और सदन में उनका पहला भाषण था और उस हिसाब से उन्होंने अच्छी राजनीति की शुरुआत की है। लेकिन यह वही राजनीति है जो कांग्रेस पिछले कई दशकों से इस देश में करती आ रही, कि अपने सियासी फायदे के लिए सच और झूठ की बात नहीं, सच के साथ खड़े होने की बात नहीं, सिर्फ उसका साथ देना है जो जिससे कि उनका वोट सधता। प्रियंका गांधी ने दूसरा मुद्दा किसानों का उठाया। एकदम 100% करेक्ट फैक्ट है कि संविधान को मजबूत करने में देश के जवानों, किसानों की भागीदारी है, लेकिन यहां किसानों के फायदे की बात करते करते प्रियंका अपनी ही पार्टी को लपेट बैठी। अपनी पार्टी की सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। एक बार बयान जरा जल्दी में सुनिए, फिर आप आगे की कहानी समझ पाएंगे। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। मैं
अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। तो प्रियंका गांधी को लगे हाथ सत्ता पक्ष ने यह याद दिला दिया कि हिमाचल में आप ही की पार्टी की सरकार है और वहां के किसानों की जिंदगी को बेहतर करने की जो जिम्मेदारी है वो सुक्खू सरकार के ऊपर ही है। प्रियंका इसके जवाब में अडानी को ले आई और एक और आरोप लगा दिया कि सारे कोल्ड स्टोरेज अडानी को दे दिए गए। लेकिन सवाल उठता है कि प्रियंका के दावे में कितनी सच्चाई और सच्चाई क्या है वो हम आपको बताते हैं। हिमाचल में इस समय 21 कंट्रोल एटमॉस्फेयर वाले कोल्ड स्टोरेज है। इसमें 65,000 मीट्रिक टन से ज्यादा फलों को रखा जा सकता है और इनमें से अडानी ग्रुप के पास सिर्फ 3 कोल्ड स्टोरेज। हिमाचल प्रदेश के रामपुर, सैंज और रोहड़ू में अडानी के कोल्ड स्टोरेज हैं। तो प्रियंका के इस दावे में बिल्कुल दम दिखाई नहीं देता कि सारे के सारे कोल्ड स्टोरेज अडानी के पास है। अब एक और तस्वीर देखिए कि 21 जो बाकी बचे उसमें से सिर्फ 7 ही कोल्ड स्टोरेज सरकारी हैं, यानी कि सिर्फ 1/3। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी की सरकार से पूछा जाना चाहिए कि हिमाचल के किसानों की भलाई के लिए उनकी पार्टी की सरकार और ज्यादा कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं बना पा रही। तो इसका जवाब यह है कि हकीकत तो यह है कि इस सवाल का जवाब देने की हालत में ही नहीं है हिमाचल की सुक्खू सरकार। दो महीने पहले सितंबर में हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति आ गई थी कि सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने लायक भी पैसा नहीं बचा और इसकी वजह यह थी कि चुनाव में किए गए वादों को निभाने के लिए सरकार ने ज्यादातर फंड खर्च कर दिया, यानी रेवड़ियां बांटने में ही सुक्खू सरकार का पैसा खर्च हो गया। मुफ्त की योजनाएं जैसे 350 यूनिट बिजली वगैरह मुफ्त देने की जो बात उन्होंने की थी, इसी में सरकार के 8,000 रुपए खर्च हो गए, 8,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इसी तरह की बहुत सारी और योजनाओं में पैसा खर्च हो गया और परिणाम यह हुआ कि हिमाचल सरकार पर 86,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया। अब तो सब सवाल तो उठेगा ही कि जब आपकी प्राथमिकता सिर्फ चुनाव जीतना हो, चाहे उसके लिए राज्य के खजाने को लुटाना क्यों न पड़ जाए, तो किसानों के विकास के लिए फंड कहां से आएंगे। फिर भी प्रियंका किसानों के मुद्दे पर केंद्र की ही सरकार को घेरती रही। खैर, यह राजनीतिक लड़ाई है और प्रियंका इसे अपने तरीके से लड़ रही हैं। संविधान दिवस की चर्चा में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव को भी बोलने का मौका मिला और वो तीसरे नंबर पर बोले। और अगर प्रियंका संभल पर बोलेंगी तो पीडीए का दम भरने वाले अखिलेश कैसे पीछे रह जाते। संविधान पर चर्चा में अखिलेश भी फौरन मुसलमान, मंदिर, मस्जिद वगैरह वगैरह ले आए। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए। कि 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। और अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। अखिलेश का जरा एक और बयान सुनिए और उसके बाद पूरी कहानी एक साथ आपको बताएंगे। वोट डालने का अधिकार जिनको था, उनको अधिकार से रोका गया और जो लोग वोट डालने जा रहे थे उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। ऐसे इंतजाम किए गए थे कि ये वोट डालने के लिए वोट बूथ तक न पहुंच पाए। वो तस्वीरें अध्यक्ष महोदय न केवल हम लोगों ने देखी, बल्कि पूरे देश और दुनिया ने देखी होंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रशासन के इशारे पर एक पुलिस के अधिकारी ने महिलाओं को वोट से डालने से रोका और रिवॉल्वर दिखा करके कहा कि वोट डालने नहीं जाओगे। तो अखिलेश यादव ने सदन में मुजफ्फरनगर के मीरापुर उपचुनाव के दौरान सामने आई जो तस्वीरें थी उसका जिक्र किया और सरकार को घेरा। लेकिन खुद यूपी पुलिस इस बारे में सफाई दे चुकी है कि यह तस्वीर आधी है, जो एक एजेंडे के तहत जिसे वायरल किया गया था। सच्चाई यह थी
कि झड़प की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची थी, जहां रोड जाम करने का प्रयास किया गया और पुलिस पार्टी पर पथराव किया गया। और जब पुलिस फोर्स ने हल्का बल प्रयोग किया तो उपद्रवी मौके से भाग खड़े हुए और महिलाओं को आगे कर दिया गया। और एक तस्वीर तभी ली गई थी जिसे अखिलेश यादव दिखाकर या सोशल मीडिया पर पोस्ट करके साबित करने पर तुले हुए हैं कि पुलिस ने रिवॉल्वर के दम पर वोट देने वाले लोगों को रोका। दरअसल विपक्ष के तमाम नेताओं की बातों को अगर गौर से सुनिएगा तो पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो ज्ञानवापी हो, संभल हो, जौनपुर हो, उस सब को लेकर जो बात सबसे ज्यादा बार दोहराई गई है वो ये है कि इस देश में शांति सौहार्द का माहौल जो है वो खराब करने की कोशिश की जा रही। मतलब एकदम साफ है, इस देश में शांति की सिर्फ एक ही शर्त है, एक ही शर्त पर शांति बनी रह सकती है और वो है बहुसंख्यक हिंदुओं का आत्मसम्मान गिरवी रखकर। अपने छीन लिए गए देवस्थलों के सामने से जब तक वो सिर झुकाकर गुजरते रहेंगे, चीख चीख कर दी जा रही इतिहास की गवाहियों को जब तक वो अनसुना करते रहेंगे, इस देश में शांति तभी तक कायम रह सकती है। अगर उन देवस्थलों की तरफ आंख उठाएंगे, उनकी दीवारों पर अंकित हिंदू धर्म के चिन्हों को देखकर चौंकेंगे, सवाल करेंगे, ये पूछेंगे कि मस्जिद की दीवार पर स्वास्तिक के निशान क्यों हैं, तो इस देश की शांति, इस देश का भाईचारा खतरे में आ जाए। हमारे पुराणों में जिस जगह को हमारा पूज्य देवस्थल बताया गया है वह वहां से गायब क्यों है और उसकी जगह पर एक दूसरे धर्म की इबादत गाह कैसे खड़ी हो गई, इतिहास की मक्कारी पर जब सवाल करेंगे तो इस देश की शांति और भाईचारे को तुरंत खतरा पहुंच जाएगा। तो ये इस तरह की इस देश में राजनीति चल रही है और यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अब अगली स्टोरी का और आपको ये बताने का कि महाकुंभ में पीएम मोदी की कौन सी प्रतिज्ञा पूरी होने वाली। तो सनातन के जिस महाकुंभ की पहचान धार्मिक और पौराणिक रही है, क्या उसने विकास की एक नई धारा भी निकाली जा सकती है उससे? ये वो महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर पिछली सरकारों ने जानबूझकर एक तरीके से जिसे अनदेखा करती रही। राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस सवाल को या तो उठने ही नहीं दिया गया या फिर खारिज कर दिया गया, ये जानते हुए भी कि भारत की सनातन संस्कृति के इस महाआयोजन में सदियों से पूरी दुनिया की दिलचस्पी रही है और लोग शामिल होते रहे हैं, फिर भी इस सवाल पर कभी गौर नहीं किया गया। अब मोदी योगी सरकार ने आज से ठीक 1 महीने बाद शुरू हो रहे प्रयागराज महाकुंभ को इसी सवाल का जवाब एक तरीके से बना दिया है। महाकुंभ के आयोजन की तस्वीर इस कदर बदली जा रही है, वो अपने धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हुए विकास की एक कैसे नई धारा बन रही है, ये जरा देखिए। माफ करिएगा। तो प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने से पहले 7,500 करोड़ की विकास योजनाएं पूरी हो चुकी, जिसमें 5,500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण पीएम मोदी ने आज प्रयागराज में कर दिया। यह वही भारत है जहां नई सड़क, नया पुल बनते देखकर लोग पूछने लगते थे कि क्या चुनाव आने वाला है। लेकिन आज संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीर इस तरह बदली है कि महाकुंभ विकास की नई पहचान बनता दिखाई दे रहा है। इस महाकुंभ ने प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर एक झटके में बदल दिया है। प्रयागराज से जुड़े 9 रेलवे स्टेशन बिल्कुल चमका दिए गए, उस पर 1610 करोड़ रुपए का खर्च आया। 1376 करोड़ रुपए खर्च करके 61 सड़कों को, आसपास के 61 सड़कों को चमका दिया गया। शहर को 10 नए ओआरबी फ्लाईओवर मिले हैं। 304 करोड़ खर्च करके संगम नगरी के 7 घाट और उससे जुड़ी सड़कों को पक्की किया जा चुका है। 215 करोड़ रुपए खर्च करके 13 सीवर परियोजनाओं का आधुनिकीकरण हुआ है। पेयजल सुविधाएं बढ़ाई गई है। 200 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करके प्रयागराज की बिजली की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया गया है। तो प्रयागराज के विकास के लिए एक साथ इतनी विकास योजनाएं शायद ही कभी बनी होंगी। एक साथ इतना मोटा खर्च
कभी नहीं हुआ। पीएम मोदी ने इस मौके पर जो कहा, एक बार आपको सुनना चाहिए। विश्व का इतना बड़ा आयोजन हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। तो प्रयागराज की धरती पर नया इतिहास रचा जा रहा है, तो इसकी वजह पीएम मोदी की वो प्रतिज्ञा भी है जो उन्होंने साल 2019 में ली। बड़ी बात यह है कि 5 साल के अंदर ही उन्होंने अपना वादा निभा भी दिया। पीएम मोदी की उस प्रतिज्ञा पर आगे बात करेंगे, क्योंकि प्रयागराज की नई चमकदार तस्वीर देखकर आप भी सोचेंगे कि हमारे शहर को विकास की ऐसी धारा कब नसीब होगी। प्रयागराज महाकुंभ के भव्य आयोजन में पीएम मोदी कैसे तरक्की के बड़े मौके देख रहे हैं और उसके इकोनॉमिक कनेक्ट को भी समझ रहे हैं। सरकारी अनुमान के मुताबिक जरा इसको समझिए कि क्या क्या हो रहा है। सरकारी अनुमान के मुताबिक प्रयागराज के इस महाकुंभ में 50 करोड़ लोग जुटने वाले हैं। 50 करोड़, आप सोचिए ये जुटान आर्थिक लिहाज से प्रयागराज के लिए कितने बड़े मौके गढ़ने वाला है। इसके लिए आप एक दिलचस्प कंपैरिजन देख सकते हैं, और एक कंपैरिजन साल 2010 में हुए दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स से जरा जोड़कर इसको देखिए। इसी साल पेरिस में हुए ओलंपिक गेम्स के साथ इसको जोड़कर देखिए, और फिर आपको लगेगा कि प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ और उसमें जुटने वाली भीड़ इन सारे आयोजनों के मुकाबले कितनी विशाल और कितनी बड़ी है। जरा एक बार आप एक नजर में देखिए। मैं ये कहना चाहता हूं सिर्फ कि कैसे बड़े आयोजन एक शहर की किस्मत बदल देते हैं, उसकी पूरी तस्वीर बदल देते हैं। दिल्ली में रहने वाले लोग या दिल्ली को जिन्होंने पहले देखा है वो अच्छी तरह जानते होंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद इस शहर की तस्वीर कितनी बदली है। उसी ढंग से दुनिया के ज्यादातर बड़े देश जहां बड़े खेल आयोजन हुए या कोई बड़ा आयोजन हुआ, उसकी तस्वीर किस हद तक बदल जाती है। जबकि प्रयागराज, जहां की सदियों से करोड़ों लोग हर 2, 4, 5 साल पे, 6 साल पे जुटते रहे हैं, उसकी तस्वीर आज तक नहीं बदली। इसके पीछे कौन सी पॉलिटिक्स रही होगी, यह भी समझने की कोशिश करिए। तो जरा देखिए, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में 20 लाख दर्शक आए थे मात्र, और इसने दिल्ली को कितना बदल दिया। उस समय 18 नए फ्लाईओवर बने थे दिल्ली में, और इस तरीके से दिल्ली की सड़कें हमने अपनी आंखों के सामने दिल्ली को बदलते देखा है। कई बड़े बड़े स्टेडियम बनाए गए, बड़े बड़े 5 सितारा होटल्स बने, और जो भी सिविक एमिनिटीज है, आप अगर उस दौर में जो बदलाव हुआ है उसको अगर गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक बड़ा आयोजन किसी शहर को, की सूरत को, उसकी पहचान को क्या नया आयाम दे सकता है, आप आसानी से समझ सकते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में 1 करोड़ 20 लाख दर्शक यहां जुटने की बात कही जा रही है। लेकिन प्रयागराज को देखिए, प्रयागराज में 50 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। 50 करोड़, कहां 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख और 50 करोड़। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो अनुमानित है, अगर मान लिया मैंने कहा 50 करोड़ की जगह 40 करोड़ लोग भी आते हैं, तो भी इसके आसपास भी दुनिया में कोई आयोजन नहीं होता जहां पर कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटते हों। बावजूद इसके, और ये आज से नहीं, सदियों से जुटते आ रहे हैं, बावजूद उसके प्रयागराज हमेशा से एक पिछड़ा हुआ शहर ही दिखता था। आखिर क्यों? और आज इस सरकार ने अगर उसमें बदलाव की कोशिश की, एक मुहिम शुरू की है, तो ये यूं ही नहीं है, ये इस सरकार का विजन है। और वो विजन सिर्फ प्रयागराज में नहीं दिखता, वो काशी में भी दिखता है, वो केदारनाथ में भी दिखता है, वो कामाख्या में भी दिखता है, कामाख्या कॉरिडोर में भी दिखता है, वो आपको उज्जैन में भी दिखता है, और वो देश के तमाम बड़े जो धार्मिक स्थल हैं वहां आपको दिखाई देता है। और इस बात की कीमत, इस बात का इंपॉर्टेंस, महत्व मोदी और योगी सरकार अच्छी तरह जानते हैं कि इस देश के धार्मिक पर्यटन में, इस देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरों को बदलने की कितनी बड़ी क्षमता है, इसका अंदाजा उन्हें है।
और जिन्होंने पिछले कुछ सालों में काशी को बदलते देखा है, वो इस बात के गवाह हैं, वो इस बात को भी समझते होंगे कि किस तरीके से काशी कॉरिडोर ने और काशी में जो विकास हुआ वाराणसी में, उसने काशी की तस्वीर किस हद तक बदली। अब वही फॉर्मूला प्रयागराज पर लागू हो रहा है। तो इस देश के में धार्मिक पर्यटन इस देश के विकास में भी एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसे समझने के लिए मोदी और योगी की सरकार को आने का इंतजार करना पड़ा इस देश को। तब इस देश के धार्मिक स्थलों को वो समय नसीब हुआ जब उनका कायाकल्प हो सके। और यूं ही नहीं, इस देश में बहुसंख्यक हिंदू समाज को ऐसा लगता है कि ये सरकार, इस सरकार से पहले इस देश की किसी सरकार ने बहुसंख्यकों के धार्मिक उत्सव, उनकी संस्कृति और उनकी भावनाओं का इस तरीके से कदर नहीं। तो आज देश का मूड मीटर में इतना ही वक्त था। मुझे दीजिए इजाजत।